एसी तो सही है, चलने दो। ठंड किसको लग, चल ही नहीं रहा, चलो अच्छी बात है। हेलो, चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर की शुरुआत करी थी। मैं थोड़ा सा रिपीटेशन करता हूं। देखो, ये मैंने ली एसपीएम। एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे कौन से मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सोल्यूट या सोलवेंट? सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। इधर दोस्तों मैंने लिया प्योर सोलवेंट, पीछे आवाज नहीं किस तरह की। इधर मैंने लिया प्योर सोलवेंट, इधर मैंने लिया सॉल्यूशन, इधर मैंने लिया सॉल्यूशन। देखो, कोई भी चीज अपनी हाई से लो चलती है। जहां प्योर सोलवेंट है वहां सोलवेंट हाई है, जहां सॉल्यूशन है वहां कुछ तो सोल्यूट है। तो सोलवेंट वहां 100% नहीं है, 100% से क्या है, कम। जहां प्योर सोलवेंट है वहां सोलवेंट 100% है, जहां थोड़ा सा भी सोल्यूट आ गया वहां इसका मतलब सोलवेंट 100% से कम है। तो सोलवेंट कहां से कहां जाएगा? सोलवेंट जाएगा दोस्तों सोलवेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड जाना, लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड जाना, बताओ क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अब ये सोलवेंट मॉलिक्यूल दौड़े आ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा, इन्हें रोकना होगा। इन्हें रोकने के लिए इधर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, इधर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं? पाई। पाई से डिनोट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा था जो पाई है दोस्तों वो एमआरटी के बराबर है। एमआरटी, एम बोले तो मोलैरिटी, आर बोले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर किस में डालेंगे? केल्विन। और ज्यादातर जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालेंगे या डालेंगे, कौन सी यूनिट में डालेंगे? एटीएम। इसे एटीएम में डालेंगे, एटीएम। आर की यूनिट 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन का इस्तेमाल करेंगे। जो टेम्परेचर है वो भी केल्विन में डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने क्या करा, दो सॉल्यूशन लिए, ध्यान से सुनना। मैंने दो सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। ठीक है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। मान लो सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन है m1, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन है m2। हमने दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम ले ली। अगर मैं ऐसे दो सॉल्यूशन लूंगा जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाए, इन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोस्तों, इन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आपको पता है आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का सेम। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सवाल है, ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? एक बताओ, ऑस्मोसिस क्यों होता है? कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण। वैसे ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड? फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई। अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या इधर ऑस्मोसिस होगा? नहीं। असल में दोस्तों इधर नो नेट ऑस्मोसिस, ध्यान सुना, नो नेट ऑस्मोसिस, इधर कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा।
लेकिन एक बात सुनना मेरी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मान लो ये एसपीएम के छेद हैं, ये एसपीएम के पोर हैं, यहां पे सॉल्वेंट है, यहां पे भी सॉल्वेंट है। आपको क्या लगता है भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का साइज तो पोर से बहुत छोटा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता गलती से ये एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पोर से पास हो जाए? हो सकता है यार। यार जब सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, तो थोड़ा सा इधर गया, पोर से पास हो गया, इसमें दिक्कत क्या है? पास हो सकता है। लेकिन अभी मैंने पढ़ा कि यार नेट ऑस्मोसिस तो नहीं हो सकता, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सॉल्वेंट एक साइड से चलना शुरू करें और दूसरी साइड चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा जब गलती से कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां गुजर जाएगा? ऐसे केसेस में क्या होगा पता है? मान लो एक मॉलिक्यूल यहां से यहां गुजर गया ना, तो एक मॉलिक्यूल यहां से यहां आ जाएगा। नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा, नेट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन हां, अगर गलती से एक मॉलिक्यूल यहां से यहां चला गया तो ऐसा जरूर हो सकता है कि एक यहां से यहां चला जाए। मान लो गलती से इधर गलती से तीन मॉलिक्यूल्स इधर चले गए, तो उसी समय इधर से भी कोई तीन मॉलिक्यूल्स इधर चले जाएंगे। लेकिन नेट ऑस्मोसिस संभव नहीं है। तो एक लाइन है, अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एसपीएम से पास नहीं हो सकते? हो सकते हैं, किंतु उनका नेट मूवमेंट नहीं होगा। गलती से पास हो सकते हैं, मान लो राइट से लेफ्ट जितने आएंगे उतने लेफ्ट से राइट चले जाएंगे, नेट मूवमेंट नहीं होगा, तो इधर नेट ऑस्मोसिस नहीं होती। लेकिन हां, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वैसे पास हो सकते हैं, जितने राइट से लेफ्ट जाएंगे उतने लेफ्ट से राइट। नेट मूवमेंट कितना? 0। क्लियर है? अच्छा एक बात बताना, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है, मान लो सेम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूं, मैंने इसको सेम टेम्परेचर पे रख दिया। अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है, तो मोलैरिटी सेम है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी सेम है, तो अगर मोलैरिटी सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हुआ? सेम। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनका मोलैरिटी कंसंट्रेशन तो सेम होता ही है, साथ के साथ उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका पाई 2 है, तो बताओ पाई 1 और पाई 2 में क्या रिलेशन होगा? पाई 1 इक्वल टू पाई 2। क्लियर है? यह है आइसोटोनिक की कहानी। चलिए भाई, अब मैं कंसंट्रेशन को अलग अलग करता हूं, ध्यान से सुनना आप। देखो, यह है सॉल्यूशन 1, इधर यह है सॉल्यूशन 2, यह है सॉल्यूशन 1, यह है सॉल्यूशन 2, ठीक है? यह है सॉल्यूशन 1, यह है सॉल्यूशन 2। इसकी मोलैरिटी है M1, इसकी मोलैरिटी है M2, इसकी मोलैरिटी है M1, इसकी मोलैरिटी है M2। क्लियर? मैंने मान लिया इस सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा है, तो मतलब M1 M2 से ज़्यादा है, M1 M2 से ज़्यादा है। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन 2 की कम है। अब आपको बताता हूँ, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, उसे पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सवाल हमसे पूछा गया, बताओ इधर ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा एक बात बताना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है? हाई कंसंट्रेटेड टू लो कंसंट्रेटेड या लो कंसंट्रेटेड टू हाई? लो कंसंट्रेटेड टू हाई। तो बताओ लो कंसंट्रेशन किसकी है, हाइपर या हाइपो? हाइपो। तो लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड, हाइपो टू हाइपर। तो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों, ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर।
जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा उसके लिए हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम उसके लिए हाइपो, हाइपो का मतलब कम। लेकिन हम जानते हैं ऑस्मोसिस की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड। लो बोले तो हाइपर या हाइपो, हाइपो। हाई बोले तो हाइपर। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होगी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। हमेशा याद रखना। देखो ये सारा कंफ्यूजन क्यों आता है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है वो हाई टू लो रहेगा। ऐसे लोगों को डिफ्यूजन पढ़ के आदत हो रखी है। यार डिफ्यूजन भी जब कहीं से कहीं होता है तो वो हाई से लो होता है, लेकिन ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। रट चट लो इस शब्द को, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड, इसलिए यहां पे हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं अगर टेम्परेचर सेम है तो बताओ सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा? किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा? सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2? अगर टेम्परेचर सेम कर दूं, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी ज्यादा, सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2? सॉल्यूशन 1। तो सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन 2 से ज्यादा। अगर टेम्परेचर सेम है तो सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन 2 से ज्यादा होगा। सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन 2 से ज्यादा होगा। ठीक है। तो देखो दोबारा से, अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो हम क्या बोलते हैं? नो नेट ऑस्मोसिस। दूसरा, अगर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा ले लूं एक की कम ले लूं, जिसकी ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसकी कम है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन कहां से कहां? हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर, लो टू हाई। चलिए अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो एनिमल सेल होता है, जो हमारे अंदर भी सेल है, जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, उसके अंदर जो NaCl की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.9% NaCl। जो एनिमल सेल होता है, जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर NaCl की कंसंट्रेशन होती है 0.9%। 0.9% बहुत कम है यार, 1% से भी कम है। नमक की कंसंट्रेशन है 0.9%। अब मैंने क्या करा, इस एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक बोले तो देखो ध्यान सुनना, यह है एनिमल सेल, मान लो यह एनिमल सेल 0.9% NaCl। मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक बोले तो हाइपर का मतलब क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। तो लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 2% NaCl सॉल्यूशन में इसे रख दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, क्या होगा? ये जो एनिमल सेल होता है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये SPM का काम करती है। अगर ये SPM का काम करती है तो बताइए इससे कौन से मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं? सोल्यूट या सोलवेंट? सिर्फ सोलवेंट। जो ये एनिमल सेल है इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उससे सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। अब ठीक है यार, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, तो आप खुद बता दो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स कहां से कहां पास हो गए? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? तो मेरी बात सुनो, आपको याद है ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है? लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड। लो कौन है? 0.9 या 2.9? हाई कौन है? 2। तो ऑस्मोसिस जो होगा वो अंदर से बाहर होगा, जो ऑस्मोसिस होगा वो अंदर से बाहर होगा।
अगर ओस्मोसिस बाहर की तरफ हो रहा है, अगर ओस्मोसिस बाहर की तरफ हो रहा है, अंदर से बाहर, तो इसे बोलते हैं एक्सो ओस्मोसिस, इसे बोलते हैं एक्सो ओस्मोसिस। अब एक बात बताइए, जब इसके अंदर का सामान बाहर की तरफ जाएगा, जब सोलवेंट मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो बताओ इस सेल का क्या होगा? स्वेलिंग होगी या कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन। भाई अगर अंदर से सामान बाहर की तरफ जाएगा तो ये सेल और पिचक जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा या इसकी श्रिंकिंग हो जाएगी। तो यहां पे सेल की क्या होती है? श्रिंकिंग, श्रिंक हो जाता है और पिचक जाता है। मेडिकल कितने लोगों के पास है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जब बाहर की तरफ ओस्मोसिस होता है, अंदर से बाहर जाता है, इससे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस या हीमोलाइसिस? क्या नहीं पढ़ा? अबे मेडिकल, अबे कुछ तो लोगों ने शायद हाथ खड़ा करा था अभी। बायोलॉजी का टर्म है, वैसे ही बता रहा हूं। अगर बाहर की तरफ ओस्मोसिस होता है तो इसे क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस या प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस, इसे प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अच्छा किसने बताया? ठीक है, मालूम है ना? मालूम नहीं था? पता था? आपको पता था? क्या नाम है आपका? दिव्यांश। कहां पढ़ा? ठीक है, बायो वालों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत शर्म की बात है अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है और इसे बात नहीं पता। ठीक है चलिए, प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा एक बात आओ सुनो दोबारा, मैंने 0.9% NaCl के सॉल्यूशन को किस में रखा? 2% NaCl में, हाइपरटोनिक में रख दिया, हाइपरटोनिक में रख दिया। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, लो टू हाई। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, अरे बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जैसे याद करो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जब बाहर की तरफ हीट निकलती थी, हीट रिलीज होती थी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ऐसे ही अगर बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है तो इसे बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। भाई बाहर सामान निकल जाएगा, ये पिचक जाएगा, श्रिंकिंग हो जाएगी, श्रिंकिंग, और इसे बायोलॉजी में बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एनिमल सेल को, इसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं। अब ध्यान सुनना, बिल्कुल यह है एनिमल सेल, देखो 0.9% NaCl, इसको मैंने पता किस में रख दिया? हाइपोटोनिक, 0.5% NaCl। भाई साहब अगर 0.5% NaCl है, कंसंट्रेशन कम है, तो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको बताना है ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? होगा। कहां से कहां? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर। ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड। बाहर लो है, अंदर हाई है, तो ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हुआ तो क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस। अगली चीज बताइए, जब सामान अंदर भर जाएगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा या इसकी स्वेलिंग होगी? स्वेलिंग। तो यहां पे जो होता है, सेल की स्वेलिंग होती है, सेल की स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग। अगली चीज मुझे बताइए, इसे बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। इसे बायोलॉजी में बोलते हैं हीमोलाइसिस, इसे बायोलॉजी में बोलते हैं हीमोलाइसिस। चलो साथ के साथ थोड़ी बायो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये 2 शब्द मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है हैं? नहीं बायो नहीं पढ़ी मैंने, बस अमोइबा का डायग्राम आता है मुझे, ऐसे वो भी बोलना भी नहीं आता अमोइबा होता है, छोड़ो यार मुझे नहीं जानना है।
मुझे बायो बिल्कुल जीरो आती है, बिल्कुल जीरो। मैथ्स आता है, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, फिजिक्स में कुछ भी पूछो। चले उतारिए एक बारी फटाफट। फिजिक्स अच्छी है वैसे अभी भी, जैसे मैथ्स तो थोड़ा टाइम के साथ थोड़ा सा भूल गए। किसने? अच्छा, कहीं ना कहीं अब आपको याद आ रहा है, प्लाज्मोलाइसिस कहीं ना कहीं पढ़ा है, कह रहे 10th की है तो। उतारिए। उतारिए। अगर एनिमल सेल से बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, जैसे हीट निकलती थी, एक तो प्रोसेस के लिए हमें हीट देनी पड़ती थी, एक निकलती थी। जब किसी प्रोसेस में हीट निकलती थी तो उसको क्या बोलते थे? एक्सो। और जब देनी पड़ती थी एंडो। तो ऐसे ही जब बाहर की तरफ कुछ निकल रहा है तो उसे बोल दिया एक्सोस्मोसिस, और जब अंदर की तरफ हो रहा है तो एंडो। प्लांट सेल का यार मुझे आइडिया नहीं है, मैंने प्लांट जरूर देखे हैं। एनिमल सेल तो आपने देखा होगा, लैब में दिखाते हैं। एनिमल सेल किस किसने देखा लैब में? 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट होता है, 9th में दिखाते हैं। अच्छा, कोरोना में निकल गया। चलिए उतारिए। पहले सवाल को समझते हैं, फिर बाद में उतारने का मैं समय दूंगा। सब सामने देखिए फटाफट, देखो सब सामने देखो, आवाज नहीं। 100 mg ऑफ प्रोटीन, 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 mg प्रोटीन का डालकर आपने 10 ml का सॉल्यूशन बना लिया। इफ दिस सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mmHg, अगर यही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 13.3 mmHg होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट? तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या है? पहले मुझे बताइए, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कौन सी टर्म में छिपा हुआ है? मोलैरिटी। मोलैरिटी में छिपा हुआ है। ध्यान से सुनना एक बात, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ऐसा करिए, एक एक टर्म जो हमें पता है उन्हें डालना शुरू करते हैं। यहां सारा का सारा जो खेल होगा वो यूनिट्स का है। यहां सारा का सारा जो गेम है वो यूनिट्स का है। देखिए कैसे, फटाफट देखो। यह पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कौन सी यूनिट में डालते हैं? एटीएम में डालते हैं। यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है किस में दे रखा है? mmHg।
सुनो ध्यान से सुनना, एक एटीएम में पता है कितने mmHg होते हैं? 760 mmHg। 11th क्लास फिजिक्स फ्लूइड चैप्टर, एक एटीएम में आपको बताया जाता है 760 mmHg होते हैं, ठीक है। और मैंने भी इससे पहले कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन कर रहा है जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। एक एटीएम के अंदर 760 mmHg है। तो देखो एटीएम से mmHg पे जाना है तो 760 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। लेकिन अगर mmHg से एटीएम पे आना है तो 760 से क्या कर दूंगा? डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो mmHg में है, मुझे एटीएम में चाहिए, तो बताओ क्या करूं? 760 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। तो सुनो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? 13.3 अपॉन 760। लो भाई एटीएम में आ गया। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, मुझे पुट करना है मोल्स कितना है? मोल्स, मोल्स क्या होता है? मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो मुझे निकालना है, मोलर मास मुझे निकालना है ना, तो मोलर मास में मान लेता हूं कैपिटल M। कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ, ध्यान सुनो, कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, सामने देखो भाई सरदार जी, सामने देखो, मास है 100 mg और मुझे मोल्स का एक्सप्रेशन लिखना है। मोलर मास मैंने मान लिया कैपिटल M, लेकिन आपको पता है जब भी हम मास से मोल्स निकालते हैं तो मास की वहां पे यूनिट क्या रहती है? मिलीग्राम या ग्राम? ग्राम। लेकिन ये क्या है? मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। अगर मुझे ग्राम से मिलीग्राम चाहिए, अगर मुझे ग्राम से मिलीग्राम चाहिए तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे मिलीग्राम से ग्राम चाहिए तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। तो यहां मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, अगर 100 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0.1 ग्राम। तो सुनो, मास अपॉन मोलर मास, लो हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है? 10 ml। लीटर में मालूम नहीं है, किस में मालूम है? ml। और अगर ml से लीटर में वॉल्यूम लिखना है तो क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। तो क्या करूंगा? 10 ml को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, लो वॉल्यूम आ गया लीटर के अंदर। व्हाट इज R? R को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0.0821। और अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हो, अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना चाह रहे हो तो इसको पुट कर सकते हो 1/12। लेकिन जो आगे टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, किस में दे रखा है? डिग्री सेल्सियस। चाहिए किस में? डिग्री से। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चाहिए तो क्या करूंगा? 273 क्या करूंगा? ऐड। जब इसमें 273 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 298। लो भाई 298 केल्विन में डाल दिया। एग्जामिनर की एक बात तो है, एक भी चीज आपको डायरेक्ट नहीं दी। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए था एटीएम में, दिया mmHg में। आपको मास चाहिए था ग्राम में, दिया मिलीग्राम में। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था लीटर में, दिया मिलीलीटर में। टेम्परेचर आपको चाहिए था केल्विन में, दिया डिग्री सेल्सियस में। एग्जामिनर ऐसा मान लो बहुत गंदा है, कोई भी चीज आपको सीधी पता ही नहीं रहा, आपको यूनिट कोई दूसरी चाहिए थी, दिया उसमें है। तो ये सवाल हमें क्या सिखाता है? ये सवाल हमें यह भी सिखाता है कि हमें किस यूनिट का इस्तेमाल करना है। जब पाई इक्वल टू MRT लगाते हैं तो हर टर्म को किस यूनिट में डालते हैं, इस सवाल से हम ये भी सीखते हैं। पाई को एटीएम में डालने की कोशिश करना, ठीक है। अब मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। अरे यार वॉल्यूम लीटर में डालते हैं। मोल्स को जब लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास को ग्राम में। आर एटीएम लीटर वाला 0.0821 या उसको 1/12, टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये सवाल हमें यूनिट कन्वर्जन भी सिखाता है, यूनिट कन्वर्जन। अब मेरी बात सुनो, अगर आप निकालना चाहते हो m, तो मैं क्या करता हूं, इस m को ले जाता हूं ऊपर, ठीक है। m को ले गया ऊपर। अब इधर ध्यान से सुनो, देखो 10/1000 0.01, ठीक है। 0.1/0.01, 0.1/0.01 10 760 उधर जाकर ऊपर और 13.3 नीचे,
इधर आ जाओ, ये है 1/12, ये क्या है 298, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। जब ये वैल्यू आप सोल्व करोगे तो लगभग लगभग ये वैल्यू 14,000 के करीब आएगी, लगभग अप्रोक्स 14,000 के करीब मोलिकुलर मास आएगा। सर मोलिकुलर मास जैसे H2SO4 का होता था 98, इस प्रोटीन का मोलिकुलर मास 98, ये सब आसपास ना आकर इतनी बड़ी वैल्यू ले रहा है 14,000। इससे आप क्या समझते हो? कोई बता सकता है इतना बड़ा मोलिकुलर मास से क्यों आ गया? कंपाउंड क्या है? बड़ा, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब होता है जो अनेक मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स की लंबी सी चेन होती है जो 100 हजारों मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो भाई एक मॉलिक्यूल होता तो मोलर मास ऐसा आता 100, 150, 250, लेकिन ये तो अनेक मॉलिक्यूल से बना है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसलिए ये मास इतना ज्यादा निकल कर आया, बिकॉज इट इज प्रोटीन एंड प्रोटीन इज ए पॉलीमर। क्लियर है? इस सवाल से यूनिट कन्वर्जन हम सीखते हैं। यार MMHg में दिया, प्रेशर चाहिए ATM में, कन्वर्ट कर दिया। मास mg में है, चाहिए ग्राम में, कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ml में, लीटर में चाहिए, कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, कन्वर्ट कर दिया। एक भी तो चीज सीधी नहीं दी, हर चीज तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ी। और यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, हमारा वैसे ही बचपन से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिजिक्स में एक चैप्टर भी होता है, पहला चैप्टर 11th का, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, वहां से भी सब चीजें सीखते हैं, वहां पे भी होता नहीं, ठीक है। आपके लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है, आपको मजाक लग रहा है। चलो उतार लो। चैप्टर, अच्छा यूनिट एंड डायमेंशन डिलीटेड था। अबे तुम्हारे लिए डिलीटेड था, मुझे लग रहा है आप पढ़ के नहीं गए थे। नहीं, ये तो था 11th में कि पर्टिकुलर अलग अलग स्कूल में ना किसी में कोई चैप्टर का डिलीट हो रखा है, किसी में कोई हो रखा है, ये तो फंडा था। क्लियर? देखो CUT का जो एग्जाम है पूरा ऑब्जेक्टिव है, हम सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन होती रहे, उसके साथ CUT का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। 4% weight by volume of cane sugar solution is isotonic with 3% weight by volume solution of unknown solute. Unknown solute. Unknown solute. Find the molecular mass of solute. इस चैप्टर के बाद हमारा प्लान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने का, ठीक है। वो इसलिए देखो वैसे CUT में तो सब कुछ आएगा, एक बार गाइडलाइन आने दो सिलेबस रिडक्शन की, ठीक है। होपफुली तो वैसे सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। अच्छा कम तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन एक नुकसान भी तो है, फिर नॉलेज कम गेन होगी। इतना फर्क पड़ता नहीं है वैसे, है ना। पढ़ाई को ज्यादातर इधर लोग है ना बोझ मानते हैं। उतारिए।
चलिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब कौन बताएगा? जैसे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज 4 है, इसका मतलब क्या है? अगर 100 ml का सॉल्यूशन है, कितने ml का? 100, तो उस 100 ml के सॉल्यूशन में सोल्यूट के ग्राम कितने हैं? 4। तो मैं इस तरह क्या लिख सकता हूं? 4% में 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट वैसे केन शुगर है, लिख सकता हूं इधर सोल्यूट केन शुगर है तो लिख सकता हूं 4 ग्राम ऑफ केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। दूसरा, इज आइसोटोनिक विद द 3%, दूसरा 3% वेट बाय वॉल्यूम। 3% का मतलब क्या है? अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो आप बताओ सोल्यूट के कितने ग्राम है? 3 ग्राम। तो मैं इधर लिख सकता हूं 3 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट, 3 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट इज प्रेजेंट in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। चलिए अब ये क्या कर रहा है? ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक है। कोई बताएगा अगर दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो दोनों का क्या सेम रहेगा? दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम। वैसे हमारी नजरों में कंसंट्रेशन किससे दिखाते हैं हम? मोलैलिटी या मोलैरिटी? मोलैरिटी। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वही इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। तो अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सुनो, इसकी बात कर रहा हूं, ये सैंपल है, सैंपल। मुझे सॉल्यूट के मोल सीधा पता है? नहीं। मुझे क्या मालूम है? मास। मुझे क्या मालूम है? मास। मास से मैं मोल्स लिख सकता हूं। कैसे? मास अपॉन मोलर मास। जो आपका केन शुगर है, केन शुगर का मोलर मास होता है दोस्तों 342। सुक्रोज को ही केन शुगर कहते हैं। जो हमारी चीनी होती है उसे ही केन शुगर कहा जाता है, उसे ही सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज का मोलिकुलर मास होता है 342। तो सुनो, मास मालूम है, मास अपॉन मोलर मास। लो सर, मोल्स आ गए। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है सैंपल का कितना है? लीटर या एमएल? एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। लो भाई, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे इधर आ जाओ। सॉल्यूशन मैं 2 की बात करता हूं, मैं सॉल्यूशन 2 की बात करता हूं। सोल्यूट का, इसके अंदर जो सोल्यूट है उसका मोलर मास मान लेता हूं m, जो मुझे निकालना है m। बताओ भाई, मोल्स को क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? मास है 3, मोलर मास कितना माना? कैपिटल M। नीचे वॉल्यूम इन लीटर्स। अरे वॉल्यूम मालूम है सॉल्यूशन का क्या है? 100। ml में मालूम है, किसमें चाहिए? लीटर्स। तो 100 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, यहां से कैपिटल M निकला आएगा। सुनो, ये इससे कटा, M निकालना है, M को ले जाओ ऊपर, ले गया ऊपर, 342 को उधर ऊपर, 4 को इधर नीचे और 3 इधर। बताओ क्या आएगा? 256.5। आसपास कौन सा उत्तर है? ए। तो हमेशा याद रखना, अगर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, उनकी मोलैरिटी सेम होती है। अच्छा, एक चीज और सेम होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या सेम होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं सेम टेम्परेचर पे इनका जिक्र कर रहा हूं, अगर मैं सेम टेम्परेचर पे इनकी चर्चा कर रहा हूं तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोस्तों वो सेम रहता है। क्लियर है? अब तक आपने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब तक आपने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई बताएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी या काई ए? काई बी। ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल टू MRT।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मैं दौड़ रहा हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज इसकी बस थ्योरी कंप्लीट करेंगे, सिर्फ थ्योरी। ध्यान से सुनो। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना। बढ़ना, जैसे एलिवेट होना, ऊपर चलना। जैसे सीढ़ियों पे जब हम स्टेयर्स पे एलिवेटर होती हैं तो हमें वो ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो बढ़ना, मेरी एक बात सुनो बिल्कुल ध्यान से, बातचीत नहीं बेटा। ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है, एज्यूम कर लो यार पानी है, एज्यूम कर लो पानी है, कर लिया एज्यूम पानी है। मैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहता हूं, मैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहता हूं। मान लो मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हूं, वेपर प्रेशर है 0.9 एटीएम। बॉइलिंग पॉइंट की टेक्निकल डेफिनेशन याद करो, ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, 1 एटीएम। ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए। इसका मतलब यार देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हूं, वेपर प्रेशर 0.9 है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो बताओ टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना, बढ़ाना। मैंने करा 60 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर हो गया 0.92। मैंने करा 80 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर हो गया 0.95 एटीएम, अभी भी 1 एटीएम नहीं हुआ। मैंने करा 90 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर हो गया 0.98 एटीएम। जैसे ही मैंने बढ़ाकर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करा, वेपर प्रेशर 0.98 से बढ़कर 1 एटीएम हो गया। जैसे ही वेपर प्रेशर 1 एटीएम हुआ तो यही बताओ, यही लिक्विड का क्या है, यही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैंने पता लगा लिया, हाँ यार पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट से मैंने पता लगा लिया। किंतु अब मैंने ऊपर से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, ऊपर से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐसा सोल्यूट होता है जो क्या बनाना नहीं जानता, वेपर्स। एक बात बताओ, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में इसके अंदर डालूंगा, जैसे मैंने शुगर डाल दिया, शुगर, सुक्रोज, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जैसे ही डालूंगा सरफेस पर आकर बैठ जाएगा। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर क्या था, 1 एटीएम। सुनना ध्यान से, जैसे ही मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो सरफेस पर आकर बैठ गया, तो वेपर प्रेशर को ये बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा। आपने टॉपिक भी पढ़ा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालता हूं तो वेपर प्रेशर कम होता है, तो हल्का सा वेपर प्रेशर घट गया, 1 एटीएम से घटकर मान लो 0.99 एटीएम हो गया, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अब क्या करें सर? एक बात बताओ यार, जैसे शुगर को डालोगे, क्या अब वो जो सॉल्यूशन बना शुगर और वाटर का, क्या वो अब बॉईल होगा? नहीं। बॉईल होने के लिए वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 एटीएम। लेकिन भाई वेपर प्रेशर तो थोड़ा घट गया, अब ये उबल नहीं रहा। अब अगर इसे उबालना है, अगर 0.99 से दोबारा से 1 एटीएम करना है, तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लो मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, 101 डिग्री सेल्सियस करा, उसी टाइम वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो गया। तो अब बताओ, ये जो शुगर और पानी का ये सॉल्यूशन बना, इसका अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 या 101? 101। तो पहले के कंपैरिजन में, प्योर पानी के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, एलिवेट हुआ, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक चीज और मैंने सीखी कि अगर मैं सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालता हूं तो वेपर प्रेशर मेरा घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे पानी है, ये पानी, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मान लो मैं इसके अंदर शुगर डाल दूं तो क्या अभी भी इसका 100 रहेगा? नहीं, 100 से क्या हुआ, ज़्यादा, 101, 102 कुछ हो सकता है। मान लो ये पानी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, नमक भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो बताओ अब वेपर प्रेशर क्या होगा, 100 या 100 से ज़्यादा? 100 से ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। टीबी नोट, ध्यान से सुना, टीबी नोट होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दोस्तों व्हाट इज टीबी? टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। TB naught is the boiling point of pure solvent, TB is the boiling point of solution. क्लियर? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। जैसे आप इधर बताओ, पहले मान लो पानी का 100 था, अब 101 है, कितना बढ़ा? 1। कैसे निकाला? 101 माइनस 100, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ इधर डेल्टा टीबी को मैं क्या लिख सकता हूं? टीबी नोट माइनस टीबी या टीबी माइनस टीबी नोट? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट। दिस इज डेल्टा टीबी। यह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। चलिए ठीक है। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म आपने सुना होगा, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक बात बताओ, अगर सोल्यूट के मोल्स ज्यादा हैं तो मोलैलिटी भी क्या है? ज्यादा। मान लो इधर मैं सोल्यूट ज्यादा डाल दूं, मैंने सोल्यूट थोड़ा सा डाला, वेपर प्रेशर थोड़ा सा घटा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर दोबारा से 180। मान लो मैंने सोल्यूट ढेर सारा डाल दिया, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा घटेगा या बहुत ज्यादा घटेगा? बहुत ज्यादा। तो दोबारा से इसको बॉईल करना है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा या बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा सोल्यूट फेंक कर मारूंगा इधर, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा। तो सोल्यूट ज्यादा मतलब मोलैलिटी ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन की मोलैलिटी में जितनी ज्यादा रखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलैलिटी पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? मोलैलिटी पे। अब आपको मालूम है कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आता है वो जाने के लिए आता है। तो सुनो, इक्वल टू आया, एक नया कांस्टेंट हमने लिख दिया केबी। इस केबी को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगला एक नाम और इसका, केबी का एक नाम और है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस केबी का एक और नाम है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट तो वैसे भी याद हो जाएगा, पता कैसे? बताओ इस एक्सप्रेशन में क्या यूज हुई? मोलैलिटी, मोलल। बताओ बॉइलिंग पॉइंट का क्या हुआ? एलिवेशन या डिप्रेशन? एलिवेशन। अच्छा केबी कांस्टेंट है तो लिख दिया कांस्टेंट।
तो एक नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये तो वैसे भी समझ में आता है, लेकिन एक जो घर का नाम है जिसका कोई भी हिंट नहीं होता वो है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो केबी होता है ना, केबी जो होता है दोस्तों, केबी सोलवेंट की प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन सोलवेंट, डिपेंड्स अपॉन सोलवेंट। हर सोलवेंट का अपना एक केबी होता है, हर सोलवेंट का अपना एक केबी होता है। क्लियर है? तो बताओ इस एक्सप्रेशन के अंदर एक एक टर्म का मतलब बता दो मुझे, एक एक टर्म का मतलब बता दो। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? टीबी नॉट माइनस टीबी या टीबी माइनस टीबी नॉट? टीबी माइनस टीबी नॉट। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज टीबी नॉट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज केबी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज स्मॉल एम? मोलैलिटी। ठीक है। और एक बात बताऊं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पता है क्यों? मोलैलिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आता है? न्यूमरेटर में मोल्स। तो इसका मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ऐसी प्रॉपर्टी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और अगला नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।